गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद, वंदे मातरम। बच्चों सबका स्वागत है सत्य केतु की ऑनलाइन लाइव क्लासेज में। ठीक है, और जो लाइव क्लासेज टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन करा रहे हैं वो लाइव क्लासेज का अपना टेस्ट नंबर 3 हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, और सबसे पहले इस टेस्ट पेपर को हल करते हैं बच्चों। आज से आपकी जीके और साइंस की भी आपकी रिक्वेस्ट थी, तो उस आधार पे हमने क्लास लगाई है बच्चों। ठीक है, अभी 11:15 से मेरी क्लास है डेली, 11:15 से 1:45। ठीक है, उसके बाद में 15 मिनट का ब्रेक है, फिर 1 से 2 बजे तक जीके साइंस की भी क्लास है, आधे आधे घंटे। वो भी एक पेपर के बहाने आपकी थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करवाते रहेंगे। एक समपंचभुज में, पंचभुज मतलब 5 भुजा में कुल कितने विकर्ण होते हैं? भैया विकर्णों का एक सूत्र होता है n इंटू n-3/2। पंचभुज तो n कितना लिखेंगे? 5 कोष्टक 5 - 3/2, 5 × 2/2, 2 से 2 कट गया, 5 पंचभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होगी? 5। ठीक है, सीधा सूत्र है, सीधा का सीधा फॉर्मूला है बच्चों। ठीक है, ये चीज। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। अगला प्रश्न, त्रिकोणमिति का एक वायुयान हवाई अड्डे से सीधा 1170 मीटर की ऊंचाई पर है। हमें सीधा इसका क्या बनाना है बच्चों? समकोण त्रिभुज बनाना। ज्यादा इसमें हमें माथा फोड़ी में नहीं जाना है। समकोण त्रिभुज, ये हवाई जहाज है यहाँ, ठीक है, ये थीटा है, थीटा सीधा, थीटा से इसमें कोई मतलब ही नहीं कर, सीधा ही दे रखा आपने। हवाई जहाज से ये हवाई अड्डा, ये हवाई अड्डा है, इसकी जो सीधी दूरी है, सीधी ऊंचाई, वो 1170 मीटर है। अगर यूं कहता ना जमीन से, तो 1170 इसको लेते। तो आपके प्रश्न में दिमाग प्रश्न आएगा ना कि सर आप इस भुजा को क्यों ले रहे हो? अरे भैया हवाई अड्डे से कह रहा है, जमीन से हवाई जहाज की ऊंचाई कहता तो ये भुजा लेते 1170। मैं कह रहा हवाई अड्डे से हवाई जहाज की ऊंचाई है। ठीक है, यदि साइन थीटा बराबर 12/13 हो तो हवाई अड्डे की 37 दूरी बताओ। ये दूरी हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, हवाई अड्डे की 37 दूरी हमें ज्ञात करनी। हवाई अड्डे की 37 दूरी मतलब हमें क्या ज्ञात करना है? ये x ज्ञात करना है, आधार ज्ञात करना है। इसको हम क्या लिखेंगे? आधार। ये आधार है आपका, ये कर्ण है बच्चों, ये भुजा लंब है, ये कर्ण है, ये आधार है, ये लंब है। ये 90 डिग्री सामने वाली भुजा कर्ण, नीचे वाली भुजा आधार, तीसरी भुजा लंब होती है। ठीक है, हमें ज्ञात करना ये 37 दूरी, आधार ज्ञात करना हमें। कर्ण और आधार का अनुपात तो कौन सा होता है भैया? कॉस थीटा। ठीक है, कर्ण और आधार का अनुपात कौन सा होता है बच्चों? कॉस थीटा। तो आप एक चीज करें भैया, एक सूत्र है सीधा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1। वहां से हम लोग कॉस थीटा निकाल लेते हैं भैया। इसमें कॉस क्यों लेंगे? क्योंकि आधार कर्ण दिया और आधार पूछा है, तो कर्ण और आधार का अनुपात कौन सा होता है? कॉस थीटा। तो हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिया। साइन की जगह 12/13 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये 144 प्लस 169 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। उधर चला जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा? 1 - 144/169। इसको हल करेंगे
तो 169 लसअप आ जाएगा, 1 और 169 लसअप 1 का भाग इसमें 169 भाग 169 से क्या 169 माइनस 169 का भाग 169 में एक बार 1 को 144 से किया, कॉस स्क्वायर थीटा आ गया बच्चों 25/169। तो यहां से आपका कॉस थीटा कितना आया 25 का वर्गमूल 5, 169 का वर्गमूल 13। ये यहां से ही आ गए। आप ऐसे भी निकाल सकते हो और आप ऐसे भाई साइन थीटा दिया हुआ है तो आप लाल बटा, देखो मैंने आपको सवाल कराए हुए हैं, साइन थीटा दिया हुआ है तो आप इससे कॉस थीटा हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से ये हम लोग क्या निकाल सकते हैं बच्चों, साइन थीटा मतलब लंब और कर्ण दिया, पाइथागोरस प्रमेय से हम आधार भी निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं दोनों स्थितियां, एक तो ये सूत्र है बच्चों, मैंने इस सूत्र से बता दिया है, मैं उससे भी मैं बता देता हूं आपको। भाई पहला क्या है, एक सूत्र क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। कॉस क्यों चाहिए हमें बच्चों, साइन हमें दे रखा है, साइन थीटा बराबर है 12/3, साइन थीटा कितना है 12/3। हमें कॉस क्यों चाहिए, क्योंकि कर्ण दे के आधार पूछा है। लाल बटा कक्का से याद करो, कर्ण और आधार का अनुपात कौन सा होता है बच्चों, कॉस थीटा। तो हमें कॉस की आवश्यकता है, तो या तो इस सूत्र से निकाल लेते हैं कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन की जगह 12/13 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसका स्क्वायर 144 प्लस 169, ये इधर लाया माइनस का हो गया, घटाया आया, कॉस स्क्वायर बराबर 25/169, वर्गमूल किया कॉस थीटा आ गया 5/13। या तो आप कॉस थीटा ऐसे याद कर लो बच्चों, ठीक है, और या हम लोग कैसे याद कर सकते हैं कॉस थीटा, सीधा हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से तीसरी भुजा निकाल सकते हैं। जैसे एक तरीका दिया हो गया बच्चों, और अगर इसी को दूसरे तरीके से करें तो इस टाइप से हमने किया है कि भैया साइन थीटा दे रखा है आपको 12/13, साइन का मतलब क्या दिया, लंब और कर्ण। ठीक है, तो एक त्रिभुज है मान लो, उसमें लंब यदि 12 है, कर्ण 13, आधार ज्ञात करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है बच्चों, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है 13, 13 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है 12 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है x का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 बराबर 12 का स्क्वायर 144 प्लस x स्क्वायर, ले जाओ उधर 169 माइनस 144 बराबर x स्क्वायर, घटाया 25 बराबर x स्क्वायर, तो x कितना आ गया 25 का वर्गमूल 5। तो आधार कितना आया 5। भैया कोई भी अगर अनुपात दिया, साइन कॉस, टेन कॉट, सेक कॉसेक, हमें कोई भी बच्चों अनुपात दिया है, मतलब कितनी भुजा दे दी 2, तो भैया हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से तीसरी भुजा को x मान के ज्ञात कर ही सकते हैं बच्चों। और जब तीसरी भुजा जैसे आ गई तो अब कॉस थीटा क्या होगा बच्चों, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 5 बटा कर्ण कितना है 13, आधार कितना है 5 बटा कर्ण कितना है 13। तो हमें साइन थीटा दे रखा था 12/13, हमने साइन थीटा से कॉस थीटा निकाल दिया। इस टाइप के सवाल हमने पहले किए। कोई भी अनुपात दिया मतलब 2 भुजाएं दे दी बच्चों, 2 भुजाएं दे दी तो तीसरी भुजा को हम लोग x मान के पाइथागोरस प्रमेय से तीसरी भुजा ज्ञात कर सकते हैं। जब तीनों भुजाएं हमें ज्ञात हो गई तो बेटा लाल बटा कक्का से हम लोग उस सवाल को हल कर सकते हैं। तो मैंने दोनों तरीकों से बता दिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं। इस टाइप का सवाल तो हमने पहले किया है, एक ही अनुपात से बाकी सभी अनुपात निकालना हमने सीखा है त्रिकोणमिति में। ठीक है, जब कॉस थीटा आ गया 5/13, मैं इसको सेव कर रहा हूं, अरे डायग्राम वापिस बना दूंगा। ठीक है, अब हम आगे करेंगे इसको। कॉस थीटा निकाल दिया। कॉस थीटा क्यों निकाला, क्योंकि हमें लंब और कर्ण का अनुपात से मतलब है। लंब और कर्ण का कौन सा होता है, मैं चित्र वापस बना देता हूं। भैया ये 1170 दे रखा है, ठीक है, ये हवाई अड्डा है, ये हवाई जहाज है। यहां हमें ये 37 दूरी पूछी, ये x। तो भैया कर्ण देके और जो कर्ण है, कर्ण देके और आधार पूछा है, इसीलिए हमने क्या निकाला था कॉस थीटा, क्योंकि कॉस थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण। आधार और कर्ण या कर्ण और आधार का अनुपात कौन सा होता है, कॉस थीटा। ठीक है ना,
कॉस थीटा का मान अपने कितना निकाला था, याद करो, 5/13 आया था बच्चों, बराबर आधार ये नहीं पता x बटा कर्ण 1170, दो भिन्न संख्याएं वज्र गुणा हो जाएगा, 13 इंटू एक्स बराबर 1170 इंटू 5, तो x कितना आ जाएगा 1170 इंटू 5/13, 13 का भाग इसमें गया 9 बार 0, 450 मीटर, 9 पंजे 45, तो 450। ठीक है, तो आसान सवाल था। पहले देखो सुनो, समझा है इसलिए थोड़ा वक्त ज्यादा लिया मैंने। भैया हमें दिया क्या है, कर्ण दिया है, हवाई अड्डे से हवाई जहाज की दूरी दी है, इसको 1170 मानेंगे। अगर ये दूरी तो कब मानते हैं कि जब कहता जमीन से इतनी ऊंचाई पर है, लेकिन जमीन से नहीं कह रहा, हवाई अड्डे से कह रहा है, तो हवाई अड्डे से दूरी दे दी 1170 और हमें पूछा 37 दूरी, ये वाली दूरी पूछी है, तो हमें कर्ण दे के आधार पूछा है, तो कर्ण और आधार के बीच में अनुपात कौन सा बताता है बच्चों, कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। अब अपने को तो साइन दे रखा है बच्चों, लेकिन यहां उपयोग में कॉस आ रहा है, तो बेटा हम लोग जानते हैं कि कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात दिया मतलब दो भुजाएं दे दी, तीसरी भुजा को x मान के पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात कर सकते हैं। इसमें हमें साइन थीटा दिया मतलब लंब और कर्ण दिया किसी त्रिभुज का, तो वहां से हमने हल किया तो हमारे पास आधार आ गया था 5, उस हिसाब से हमने cos थीटा ले लिया 5/13। अब cos थीटा का मान आ गया तो फिर वो cos थीटा आधार बटे कर्ण होता है, आधार ज्ञात करना x बटा कर्ण 1170, वज्र गुणा के हल किया 450। बहुत अच्छा सवाल है भैया, ठीक है। हाँ हाँ, एग्जाम का जो आप पूछ रहे हो बेटा, आप निश्चिंत रहें। सुनो, एग्जाम जो है, एग्जाम का कोई अभी डेट वगैरह नहीं आई है। अगर डेट वगैरह आएगी तो हम आपको सूचित कर देंगे। जॉइंट इंडियन आर्मी वेबसाइट जो है वही उस पर आती, वही ऑथेंटिक है, ठीक है ना, उस पर भी आप देख सकते हैं। हमारे पास सूचना आएगी तो हम भी आपके साथ साझा करेंगे बच्चों, निश्चित रहें इस चीज में। आप ये नहीं करें कोई नोटिस आ गया, व्हाट्सएप आ गया, नहीं, अखबार में देगा बकायदा। ARO जो है वो संबंधित अपने अखबार में, न्यूज़पेपर में देता है, ठीक है, और हम लोग आपको सूचित कर देंगे, और जॉइंट इंडियन आर्मी वेबसाइट पे भी वो आ जाएगा। निश्चिंत रहें आप, ये जो अफवाहें हैं इनसे परेशान न हो। कोई रातों रात चुपके से एग्जाम थोड़ी होगा बेटा, 15-20 दिन पहले पता चलेगा, सब चीज होगी। निश्चिंत रहें आप, ठीक है, घबराएं नहीं, अपने आप हम बता देंगे आपको। हमारा काम है भैया, हम रोज वेबसाइट्स वगैरह चेक करते हैं, हम अपने आप सूचित करते रहेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, अपने आप जो भी सूचना आएगी वो बता देंगे, ठीक है। अब प्रश्न है tan स्क्वायर थीटा माइनस 1/cos² थीटा। बेटा एक सूत्र है, 1/cos² थीटा बराबर होता है, मतलब या 1/cos। कॉस किसका उल्टा होता है भैया, सेक का। सेक का उल्टा कॉस होता है, कॉस का उल्टा सेक। सूत्र याद होने चाहिए बेटा, चाहे क्षेत्रफल आयतन हो, चाहे बीजगणित हो, चाहे त्रिकोणमिति हो। सेक का उल्टा कॉस होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है। तो 1/sec कॉस मतलब सेक। सेक क्या होता है, 1/cos। तो 1/cos की जगह मैं सेक लिख सकता हूं। तो tan स्क्वायर थीटा का तो tan स्क्वायर थीटा माइनस ये 1/cos है, 1/cos होता है सेक, तो सेक लिख दिया। अभी 1/cos का स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर थीटा हो गया। तो tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अब आप वो सूत्र देखो जिसमें एक और सॉरी अपना tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा दोनों आते हो, तो भैया वो सूत्र कौन सा है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। अब ये सेक स्क्वायर इधर प्लस का इधर आएगा माइनस का, क्योंकि उसमें क्या कर रहा है tan स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस का उधर ले जाएंगे, ये क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर, ये 1 प्लस का इधर आएगा माइनस का होगा भाई। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो ये सेक स्क्वायर थीटा प्लस का उधर ले जाओ माइनस का, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वहां tan स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर है, तो सेक स्क्वायर प्लस का इधर गया माइनस का, 1 प्लस का इधर आया माइनस का। तो tan स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर की जगह हम क्या लिख देंगे, -1।
तो यहां उत्तर कितना आ जाएगा बच्चों, -1। 1 नहीं आएगा बच्चों, आंसर आपके क्या आ जाएगा बच्चों, -1 आएगा बेटा। 1 नहीं आएगा आंसर इसका बच्चों, इसका आंसर आपके कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, -1। ठीक है, -1 आएगा बेटा, -1 आएगा, है ना। चलिए अपन लोग आगे चलते हैं बेटा। अगला सवाल, अब ये सवाल है, यदि एक शंकु की ऊंचाई दुगुनी करें, शंकु की ऊंचाई दुगुनी करें तथा आधार की त्रिज्या वही रख रहा, आधार त्रिज्या को नहीं छेड़ रहा है, तो शंकु का आयतन का दूसरे आयतन से क्या अनुपात होगा। भैया जो शंकु का आयतन है, शंकु का आयतन का सूत्र होता है बच्चों 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3। ठीक है, ये क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब इसमें क्या कह रहा है बच्चों, दो स्थितियां। पहली स्थिति में क्या करना है, अच्छा 1/3 को और पाई को भूल जाओ, वो तो इधर भी होगा और इधर भी होगा। बात केवल किसकी कर रहे हैं, त्रिज्या और ऊंचाई की। भाई 1/3 तो इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, अनुपात निकालेंगे तो बाद में भी कट जाएगा, तो इससे हमें मतलब नहीं। जो संख्या है 1/3 और पाई मतलब 22/7, उससे मतलब नहीं। r स्क्वायर और h, यहां मान लो शंकु की जो ऊंचाई है, पहले ऊंचाई 1 मान लो, त्रिज्या भी 1 मान लो, ऊंचाई 1 मान लो, त्रिज्या भी 1 मान लो। ठीक है ना, ऊंचाई 1 और त्रिज्या 1 है, ये हमने रख लिया इसमें। तो 1 का स्क्वायर 1, h की जगह भी 1 रखा, तो ये सीधा कितना आएगा 1/3 पाई आएगा भैया। या इसको पूरा ही चलो रख देते हैं पूरे में। सूत्र क्या है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो हमेशा पहले क्या करो, त्रिज्या हो चाहे ऊंचाई, सबका मान 1 मान के रख दो। जो भी प्रश्न में दे रहा है 1 मान लो, दुगुना तिगुने वाले में 1 मान के रख दो। r की जगह 1 लिखा, त्रिज्या की जगह, और h की जगह 1 लिखा। तो r का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और h की जगह 1 लिखा, तो 1 1 × 1 1, 1 को 1/3 पाई से गुणा किया तो 1/3 पाई आ गया। अब 1/3 पाई मतलब π/3, ये आ गया। अब भैया दूसरा है कि त्रिज्या को दुगना करें, तो यहां h तो h 1 ही रखेंगे, r कितना ले लेंगे बच्चों 2। अगर ऊंचाई दुगना कहता तो ऊंचाई भी 2 लेते, ऊंचाई तिगुना कहता ऊंचाई 3 लेते, ऊंचाई 5 गुना कहता ऊंचाई 5 लेते, त्रिज्या 5 गुना कहता त्रिज्या 5 लेते। भैया इन टाइप के सवाल दुगने तिगने में h और r पहले जो भी भुजा है वो पहले तो 1-1 ले लो। पहले कितने ले लो, 1-1, पहले आप लोग 1-1 ले लें। उसके बाद क्या करें, त्रिज्या दुगनी कहिए, सॉरी माफ कीजिएगा, ऊंचाई दुगनी कहिए तो ऊंचाई को 2 लेना है, जो कहे वो लेना है। ऊंचाई को दुगना कह रहा है तो h 2 ले लिया, और आधार की त्रिज्या वही तो r वही 1 लेना है, वही मतलब वही 1 लेना है। और अगर त्रिज्या को कहता तिगुनी r 3 ले लेते, त्रिज्या कहता 4 गुनी r 4 ले लेते, त्रिज्या कहता 10 गुनी त्रिज्या 10 ले लेते। इसका क्या हो जाएगा, सूत्र में रखोगे 1/3 पाई का पाई, r 1 है, 1 का स्क्वायर h 2, 1 का स्क्वायर 1, ये हो गया 1/3 पाई इंटू 2 आ जाएगा। तो ये क्या है π/3 इंटू 2 है ना, तो ये तो क्या है π/3। ये तो है π/3, ये है π/3 का डबल आ रहा है बच्चों, ये क्या आ रहा है डबल। ठीक है ना, ये π/3 आ रहा है, ये आ रहा है ये 2π/3। तो अनुपात क्या आएगा इनका, ये π/3 है, ये 2π/3, मतलब अनुपात कितना आएगा 1:2। ठीक है, ये ध्यान दें, पहले हमेशा दुगुना तिगुना 4 गुना 5 गुना कहता है तो पहले जो भी भुजा है, जैसे आयत कहता तो लंबाई भी 1 ले लेते, चौड़ाई भी 1। जो भी चीज जैसे शंकु का आयतन सोचते 1/3 पाई r स्क्वायर h, वहां जो जो चीजें दे रखी उनमें 1 रख दो, मान 1 रख दिया, r की जगह 1 रख दिया, h की जगह 1 रखा, तो 1 से गुणावत 1/3 पाई मतलब π/3। अब कह रहा ऊंचाई को दुगना तो h 2 ले लिया, त्रिज्या वही तो वही r 1 ली, इसको तिगुना कहता तो 3 लेते, 4 गुना तो 4 लेते, जो कह रहा वो यहां ले लो। अब वो मान में रख दो भैया,
ये वो π/3 है, ये 2π/3 है, तो अनुपात कितना आया, ये 1 करिए इंटू 2 हो रहा है ना, तो 1:2 इसका आंसर है। ठीक है बच्चों, आंसर इसका कितना है, 1:2। 1:2 आएगा बच्चों आंसर। ठीक है, हाँ, अगर यहां ऊंचाई दुगनी नहीं करके त्रिज्या दुगनी करता, ऊंचाई दुगनी नहीं करता बच्चों और त्रिज्या दुगनी करता, तो यहां त्रिज्या की जगह 2 रखते तो 2 का स्क्वायर, तो वो 4 आता। अगर यहां तो ऊंचाई दुगनी की तो h की जगह 2 रख दिया, त्रिज्या दुगनी करता तो यहां 2 रखते तो 2 का स्क्वायर, फिर वो 4 आ जाता। समझ रहे हैं बात को? चलिए अब अगला सवाल। कह रहा है एक वर्गाकार, किसी वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 7200 वर्ग मीटर है। तो क्षेत्रफल दिया हुआ वर्ग का, वर्ग का क्षेत्रफल हम सभी जानते हैं बच्चों क्या होता है, भुजा इंटू भुजा, भुजा स्क्वायर बराबर दे रखा 7200, तो a बराबर क्या हो जाएगा 7200 का वर्गमूल। अब 7200 का वर्गमूल मतलब भुजा a कितनी आ गई बच्चों, आप वर्गमूल निकाल लें इसका, ये पूर्ण संख्या तो नहीं है 3660। भैया इसको हम जैसे क्या लिख सकते हैं एक अंदाज से, 36 का डबल है ये 3600 इंटू 72 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3600, 36 दूना 72 होता है, 2 इंटू 3600 लिख सकते हैं, क्योंकि 7200 किसी की पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, 72 किसी की पूर्ण वर्ग संख्या है क्या बच्चों, 0 छोड़ दो, 72 किसी की पूर्ण वर्ग संख्या है क्या, नहीं, लेकिन 72 को हम क्या लिख सकते हैं 36 इंटू 2, तो 72 को लिख सकते हैं वही 3600 इंटू 2। अब 3600 का वर्गमूल तो कितना आएगा, 36 का वर्गमूल 6, अब 2 जीरो की जगह वर्गमूल में आधे आते हैं, जीरो की संख्या 1, अंदर ये 2 जो है ये जोड़े में नहीं है, ये √2 अंदर, तो भुजा a कितनी आ गई भैया 60√2। विकर्ण की लंबाई क्या होगी, यही हमें पूछा है बच्चों, विकर्ण की लंबाई कितनी हो, अच्छा ये भुजा आ गई, माफ कीजिएगा ये भुजा आ गई बच्चों a, अभी a भुजा प्राप्त होगी, हमें विकर्ण पूछ रहा है, भुजा नहीं पूछ रहा है विकर्ण, तो विकर्ण का सूत्र क्या होता है √2 इंटू a, तो √2 इंटू a कितना है 60√2। तब मैंने बताया था एक बार याद हो तो, √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा 2, √2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2, तो ये आ जाएगा विकर्ण 120 मीटर। ये याद रखें बच्चों, मैं फिर बता देता हूं, कोई भी रूट वाली संख्या को खुद से गुणा करोगे √2 इंटू √2 तो 2 आएगा, जैसे √3 इंटू √3 तो 3 आएगा, √5 इंटू √5 करोगे तो 5 आएगा, ये ध्यान दें। तो भैया वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा था अपने को 7200, तो a स्क्वायर भुजा स्क्वायर बराबर 7200 लिख दिया। 72 किसकी वर्ग संख्या, किसी की नहीं, तो इसको क्या लिख सकते हैं 72 को 3600 इंटू 2 लिख सकते हैं भैया। 3600 किसका वर्गमूल है 60 का, 2 का 2। अगर आपसे ये तरकीब नहीं आती कोई बात नहीं, आपको देसी तरीका तो बताया हुआ है, 7200 का अभाज्य गुणनखंड करें, फिर वर्गमूल है इसलिए समान संख्याओं का 2-2 का जोड़ा बनाएं, जिन जिन का जोड़ा बन जाए उनमें से एक एक अंक बाहर ले लो, जिसका जोड़ा नहीं बने उसको अंदर रखना, 2 का अंदर ही रहेगा भैया, बाकी 60 ये बाहर आ जाएगा। 60√2 भुजा आ गई। विकर्ण का सूत्र क्या होता है √2 इंटू ए, √2 इंटू ए भुजा कितनी 60√2, √2 इंटू √2, रूट वाली संख्या कोई भी उसको अगर खुद से गुणा करोगे √2 इंटू √2, √3 इंटू √3 तो रूट हट जाता है, जैसे √2 इंटू √2 2 आता है, √3 इंटू √3 3 आता है, √5 इंटू √5 5 आता है, तो 60 का 60, √2 इंटू √2 2, 60 इंटू 2 120 मीटर। इस सवाल के लिए मैंने आपको ट्रिक बता रखी बच्चों, चाहे रेलगाड़ी की चाल हो चाहे रेलगाड़ी की लंबाई हो, ठीक है, मैं दोनों ही बता देता हूं। इसमें क्या कह रहा है ये 264 मीटर लंबे पुल को 8 सेकंड में, नहीं सॉरी टेलीग्राम का खंबा है, सुनो इसमें थोड़ी रोचक साल हो जाएगा ये फॉर्मूला। टेलीग्राम खंबा, टेलीग्राम खंबे की लंबाई नहीं दे रखी भैया, जो खंबा होता है खंबे की ट्रैक के साथ कोई लंबाई होती है क्या बच्चों, नहीं होती, ट्रैक के साथ खंबे की लंबाई नहीं होती। तो टेलीग्राम जो है वो 0 मीटर का है लंबाई टेलीग्राम की, और प्रश्न में दे ही नहीं रखी बच्चों,
ये 264 तो पुल की दे रखी, उसको कितने सेकंड पार करता है? 8 सेकंड में। और जो पुल है जिसकी लंबाई है 264 मीटर, इसको पार करता है बच्चों 20 सेकंड में। हमें पूछा क्या है? चाल पूछी है, गति पूछी रेलगाड़ी की। वो क्या होता है बच्चों? दोनों दूरियों का अंतर बटा समय का अंतर। तो दोनों दूरियों का अंतर 264 माइनस 0 बटे 20 माइनस 8, 264 बटे 12, 12 भाग दिया इसमें 2 बार, 12 दूना 24, पिछड़ा 2, फिर 2, ये आ गया 22 मीटर प्रति सेकंड। अगर इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है बच्चों तो किससे गुणा करेंगे? 18 बटे 5 से। किससे गुणा करेंगे? 18 बटे 5 से। ठीक है, अगर इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है तो 22 को किससे गुणा करेंगे? 18 बटे 5 से। ये पॉइंट में आ जाएगा भैया, जो भी मान होगा। ठीक है ना। और अगर इसी के हमें पूछे, ये तो चाल है, मैंने इसी में बताया था, इसी में रेलगाड़ी की लंबाई पूछे हमें, इसमें केवल चाल पूछी थी, रेलगाड़ी की लंबाई पूछे तो वो क्या आ जाएगा? वज्र गुणा का अंतर। ये जो वज्र गुणा है, वज्र गुणा का अंतर, भले ही यहां टेलीग्राम की लंबाई 0, आंसर अपना आप ही सेट आएगा। वही मैंने ये ट्रिक बता रखी है रेलगाड़ी में, वज्र गुणा का अंतर बटा समय का अंतर। वज्र गुणा का अंतर मतलब 264 इंटू 8 कर दो, माइनस 20 इंटू 0 बटा समय का अंतर 20 माइनस 8। 8 से गुणा करो, 8 चौक 32 रुपये, असल लागी 3, 8 संग 48 और 3 51 रुपये को, असल लागी 5, 8 दिन 16, 16 और 5 21 बटे 12, 12 का भाग दिया एक बार, पिछड़ा 9, 9 लिख दिया, 12 7 84, पिछड़ा 7, 12 संग 72, 176 मीटर ये ट्रेन की लंबाई आ गई बच्चों। और चाल अगर आप निकालना चाहो वो पॉइंटर में आएगा बेटा, आप निकाल सकते हो। इसको गुणा कर लें आप, 18 को 2 से 18 दूना 36, असल लागी 3, 18 दिया 36, 18 दूना 36, 36 और 3 39, 396 बटे 5, 5 का भाग दो इसमें, 7 पंजे 35, पीछे 4, 9 पंजे 45, पॉइंट 10 है तो फिर 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो ये दोनों में ये ट्रिक लग जाती है बच्चों। चाहे यहां 0 दे रखा है तो भी ये ट्रिक लग जाती है। ठीक है ना, अगर हमें 0 दे रखा है तो भी बिल्कुल ये ट्रिक लगती है। टेलीग्राम भाई अगर ऐसा देता है ना कि एक रेलगाड़ी एक पुल को इतने में करता है, दूसरे पुल को इतने में करता है, या एक प्लेटफॉर्म को इतने में करता है, दूसरे को इतने में, या एक गुफा को इतने में, दूसरे गुफा को इतने में, तब तो दोनों दूरियां दे रखी होती। लेकिन यहां टेलीग्राम दे दिया इस बार, तो टेलीग्राम की तो दूरी दे लंबाई दे ही नहीं रखी, केवल जो पुल की लंबाई दे रखी 264, तो भैया नहीं दे रखी तो उसकी कितनी मान लेनी है? दूरी 0 मान लेनी है। तो भी ये ट्रिकें काम करेगी। रेलगाड़ी की लंबाई बराबर क्या होता है? वज्र गुणा का अंतर बटा समय का अंतर। और चाल का सूत्र क्या होता है? दोनों दूरियों का अंतर बटा समय का अंतर। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब, कई बच्चों ने आंसर दिया है, वेरी गुड। चलिए अब हम लोग अगला सवाल करते हैं भैया। ये भी रेलगाड़ी का ही सवाल है, तो खैर आसान सवाल है बहुत। ये सवाल आप लोग करें बेटा, इसका आंसर मैं आप लोगों से चाहूंगा करें, नहीं होता तो मैं करवाऊंगा। कमेंट बॉक्स में कृपया इसका आंसर दें बेटा। ये बिल्कुल आसान सवाल है बेटा, इसका आंसर मुझे चाहिए आप लोगों से। बिल्कुल सही जवाब कई बच्चे दे रहे हैं, वेरी गुड।
देखें 180 मीटर ट्रेन, उतनी ही लंबाई के प्लेटफॉर्म को, तो प्लेटफॉर्म भी कितना लंबाई का है बच्चों? 180 मीटर का। तो दूरी क्या होगी बच्चों इसमें? ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो ट्रेन 180 मीटर, प्लेटफॉर्म 180 मीटर, दूरी हो गई 360 मीटर। दूरी बराबर क्या होगी? ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म लंबाई। ट्रेन की लंबाई 180 मीटर, प्लेटफॉर्म लंबाई 180, 180, 180, 360। समय दे रखा है 18 सेकंड। अब दूरी समय दे रखा है तो चाल क्या होता है बच्चों? दूरी बटा समय। दूरी 360 बटा समय 18, यह आ जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है तो भैया अब तो आसान है, 20 को किससे गुणा कर देंगे हम लोग? 18/5 से। 5 एकम 5, 5 चौक 20, यह आ गया 72 किलोमीटर प्रति घंटा। यह आंसर, ठीक है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। कई बच्चों ने आंसर सही दिया है, आंसर करेक्ट जो है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आयु वाला सवाल है भैया, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। आयु वाला सवाल हर दूसरे पेपर में आता है एग्जाम में बेटा, है ना। जोड़ बाकी गुणा भाग के अलावा इसमें कुछ करना नहीं है। कह रहा है ए, पहले नाम किसका दिया? ए का। बी से 9 वर्ष बड़ा है, तो 9 वर्ष बड़ा कौन हुआ? ए। जिसका नाम पहले दिया हुआ होता है वाक्य में उसी की चर्चा चलती है। तो कह रहा है ए बी से 9 वर्ष बड़ा है, तो बड़ा कौन हुआ? ए। अब बच्चों ए बड़ा है तो छोटा कौन हुआ? बी। छोटे की उम्र को हमें एक्स मानना है, सदैव याद रखें। बड़ा 9 वर्ष बड़ा ए है तो छोटा कौन है? बी। उसकी उम्र मान ली एक्स वर्ष। तो ए की उम्र कितनी हो जाएगी? 9 वर्ष बड़ा है तो एक्स प्लस 9। छोटा कौन है? ए। पहले नाम ए का दिया है तो 9 वर्ष बड़ा किसके लिए आ रहा है भैया? ए के लिए। ए 9 वर्ष बड़ा है तो छोटा कौन हुआ? बी। बी छोटा है, उसकी उम्र एक्स मान ली, तो ए की उम्र 9 ज्यादा है तो एक्स प्लस 9। कह रहा है 10 वर्ष बाद, कह रहा है 10 वर्ष बाद। तो 10 वर्ष बाद ए की आयु कितनी हो जाएगी? आज एक्स है तो 10 वर्ष बाद अपना, सॉरी माफ कीजिएगा, पहले बी की आयु। आज अगर बी की आयु एक्स है तो 10 वर्ष बाद बी की आयु कितनी हो जाएगी? एक्स प्लस 10 हो जाएगी। 10 साल बाद में 10 10 जोड़ लोगे ना। और ए की आयु कितनी हो जाएगी बच्चों? आज अगर एक्स प्लस 9 है तो 10 साल बाद मतलब प्लस 10, मतलब ये हो जाए एक्स प्लस 9 10 19, एक्स प्लस 19। तो बी की उम्र एक्स प्लस 10 है, ए की उम्र एक्स प्लस 19 है। अब कह रहा है 10 वर्ष बाद ए की आयु, अरे देखो देखो इसमें घुमा दी बात को। ए की आयु 10 वर्ष बाद जो ए की आयु है, देखो इसने सवाल बहुत अच्छा घुमा दिया है व्यवहारिक से। 10 वर्ष दोनों का नहीं कह रहा इस बार देखो क्या कह रहा है, मैं इसको वापस बता देता हूं। इस बार सवाल घुमा ही दिया, हर बार यही करता है कि दोनों 10 वर्ष बाद। यहां क्या कह रहा है? 10 वर्ष बाद ए की आयु, तो ए की आयु 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद ए की आयु होगी कितनी बच्चों? केवल ए की पूछ रहा हूं, व्यवहारिक सोचें आप। ए की आयु, वर्तमान आयु x प्लस 9 है, तो 10 साल बाद कितनी होगी? x प्लस 9 प्लस 10, ये आ जाएगा x प्लस 19। भाई 10 वर्ष बाद ए की आयु कितनी होगी? ए की आयु, वर्तमान आयु x प्लस 9 है, तो 10 वर्ष बाद ए की आयु हो जाएगी x प्लस 9 प्लस 10, ये हो जाएगा x प्लस 19, x प्लस 19। ठीक है। अब कह रहा है 10 वर्ष बाद जो ए की आयु बी की 10 वर्ष पहले की आयु की दुगनी, तो 10 वर्ष पहले, एक की 10 वर्ष बाद कह रहा है ए की, तो लेकिन बी की कह रहा है 10 वर्ष पहले, तो बी 10 वर्ष पहले बी की आयु कितनी हो जाएगी बच्चों? आज उम्र कितनी मानी हमने? x। 10 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी? x माइनस 10। ये ध्यान दें भाई, छोटा कौन है? बी, उसको x माना, 9 वर्ष बड़ा, ए तो x प्लस 9। अब ए के बारे में कह रहा 10 वर्ष बाद ए की आयु, तो जो आज उम्र है ए की x प्लस 9, इसमें 10 जोड़ लेंगे तो x प्लस 19। और कह रहा बी की आयु 10 वर्ष पहले, तो बी की आज आयु x है तो 10 साल पहले मतलब x माइनस 10 हो जाएगा।
तो जो ए की आयु है 10 वर्ष बाद की, वो बी की आयु की दुगनी है। तो ए की आयु ले लो भैया x प्लस 19, वो जो है बी की आयु की दुगनी, तो बी की आयु कितना x माइनस 10, इसकी दुगनी, तो इंटू 2 कर दिया, तिगुनी कहता तो 3 कर ले। तो x प्लस 19 बराबर 2x माइनस 20, 2x माइनस 20। अब आगे क्या हो जाए, x वाली संख्या एक तरफ और साधारण संख्या एक तरफ, तो भैया x प्लस का इधर है माइनस का 20, माइनस का इधर है प्लस का, 19 प्लस 20 बराबर 2x माइनस x, 39 बराबर x। ठीक है, तो a की आयु कितनी आ गई बच्चों, 39। a की आयु कितनी आ गई, 39। हमें सॉरी b की आयु, x किसकी मानी तुम, b की आयु 39 और b की आयु हमें पूछा है, तो आंसर आपका कितना आया बच्चों, 39। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, 39। तो देखिए इसमें इसमें एक ही ट्विस्ट किया, एक की 10 साल बाद की, एक की 10 साल पहले की कह रहा है। हमेशा क्या होता था 10 साल बाद की सीधा कहता या 10 साल पहले की कहता, तो हमें कोई नहीं, 10 साल बाद जिसमें कह रहा था इसमें 10 जोड़ दिया, ए की उम्र x प्लस 9, इसमें 10 साल बाद तो प्लस 10 कर दिया, बी की उम्र x है उससे 10 साल पहले तो x माइनस 10 कर लिया। कह रहा ए की उम्र b की दुगनी, किसकी दुगनी, b की दुगनी, तो b की तरफ 2 से गुणा कर दिया और हल कर दिया, x का मान 39 आ गया। अब अगला प्रश्न समय कार्य का है। ए किसी काम को 24 दिन में, बी उसको 9 दिन में, सी उसे 12 दिन में करता है। बी और सी कार्य आरंभ करते हैं, परंतु उन्हें 3 दिन के बाद कार्य छोड़ना पड़ता है। बी और सी जो है वो कितने दिन काम करते हैं, 3 दिन। शेष काम कौन करता है, ए। इस टाइप के सवाल हम लोग कर चुके हैं भैया। बी और सी काम कर रहे हैं, तो बी प्लस सी द्वारा 3 दिन काम किया है, तो 3 दिन का कार्य, बी और सी का 3 दिन का कार्य कितना होगा, बी और सी ने 3 दिन काम किया, तो 3 दिन का कार्य कितना होगा कि भैया बी सी का 1 दिन का काम कितना, बी का 1/9 प्लस सी का 1 दिन का काम है 1/12। ये तो 1 दिन का काम है, लेकिन 3 दिन के लिए इंटू 3 कर देंगे भाई। बी 9 दिन में करता है, बी का 1 दिन का काम 1/9, सी 12 दिन में करता है, तो सी का 1 दिन का कार्य 1/12, बी का 1 दिन का कार्य 1/9, सी का 1 दिन का कार्य 1/12, तो दोनों का 1 दिन का कार्य 1/9 प्लस 1/12, तो दोनों का 3 दिन का कार्य, ये तो दोनों का 1 दिन का कार्य है, तो 3 दिन काम किया, तो 3 दिन का कार्य इंटू 3 कर देंगे। इसको 4 दिन का कहता है इंटू 4 करते, 5 दिन का कहता है इंटू 5 दिन करते, व्यवहारिक है। इसको हल करते हैं, 9 और 12 का लसब कितना आएगा, 36। 9 का भाग 36 में 4 बार, 4 को 1 से किया 4 बार, 3 गुणा में है, प्लस 12 का भाग 36 3 बार, 3 को 1 से किया 3, ये आ गया 3 का 3, अंदर रह गया 4 प्लस 7, 4 और 3 7 बटे 36, ये आ गया 7 3 21/36। अब ये कट जाएगा भैया 3 से, 7/3 का भाग दिया इसमें 7, इसमें भाग दिया 12, बांट दिया 36, 7/12 भाग कर दिया, तो शेष कार्य कितना रहा बच्चों, शेष कार्य भैया बी और सी 9 और 12 दिन में करते हैं, बी सी का 1 दिन का कार्य 1/9 प्लस 1/12, 3 दिन का काम तो इंटू 3 कर देंगे, हल किया आया 7/12 भाग, तो शेष कार्य कितना रहेगा। कुल कार्य को सदैव 1 मानते हैं, इसमें से 7/12 घटाओ, ये व्यवहारिक है, करने की जरूरत नहीं। 12 में से 7 दिन का काम किया, बाकी कितने दिन का काम है, 5 दिन का, नहीं तो बटे में 1 लेके भिन्न संख्या में घटा दो, 12/5 भाग शेष रहा है, तो शेष भाग कितना है 5/12। शेष 5/12 भाग को ए द्वारा करने में जो समय लगेगा वो कितना हो जाएगा बच्चों, जो 5/12 है उसमें
ए कितने दिन में काम करता है, एक दिन 24 दिन में करता है, एक दिन का काम कितना, 1/24, उसका भाग दे देंगे भैया। शेष काम 5/12 भाग है, इसको ए करेगा अकेले तो वो कितने दिन में करेगा, शेष काम बचा हुआ कितना, उसमें ए का एक दिन का काम कितना, उसका भाग दे दो। तो 5/12, भाग की जगह चिन्ह गुणा का, संख्या उलट गई 24/12, 12 एकम 12, 12 दूना 24, 5 दूना 10 दिन में। शेष कार्य कितने दिन में करेगा वो, 10 दिन में। और अगर पूछता कुल समय कितना लगा कार्य को करने में, तो 3 दिन तो ये, 10 दिन ये, 10 और 3 कितने दिन हो जाता, 13 दिन। आसान सवाल है, देखें आप समझा के कर रहा हूं इसलिए आपको लग रहा है कि समय ज्यादा लग रहा है, बाकी ये भिन्नों की जोड़ बाकी के अलावा कुछ नहीं है। बी 9 दिन में करता है, एक दिन का काम 1/9, सी 12 दिन में करता है, एक दिन का काम 1/12, तो दोनों का एक दिन का कार्य जोड़ दिया, 3 दिन काम किया तो इंटू 3 कर दिया, 7/12। शेष कार्य कुल कार्यों को एक मानते उसमें से 7/12 घटाया 5/12, तो शेष 5/12 को ए द्वारा करने में समय कितना लगेगा, 5/12 में ए का एक दिन का कार्य का भाग दे दिया 1/24 का, भिन्न के भाग में पहली भिन्न वैश्विक वैसी, भाग की जगह चिन्ह गुणा का, दूसरी भिन्न उलट जाती, काटा पीटा 10 दिन। ये अलग टाइप का सवाल। अब जो 10वां सवाल है ये आसान है, लेकिन आपको समय कार्य में इस टाइप का सवाल नहीं कराया है, मुझे अभी देखा बाद में तो टेस्ट पेपर में दिया मैंने, ठीक है बड़ा अच्छा सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा। कह रहा 10 गाय 10 बोरी 10 दिन में खाती है। इसमें क्या होता है बच्चों, एक सूत्र जो हमने पढ़ा है M1D1 बराबर M2D2, ये हमने पढ़ा है। M यानी मनुष्य, मैन, D यानी दिन। अब जब काम दे देता है तो बटे में W1 और यहां पे W2 कर लेते हैं, घबराए नहीं, बिल्कुल आसान चीज है। यहां क्या दिया, आदमी की जगह गाय दे दी, ठीक है 10 गाय ले ली भैया, 10 गाय इंटू दिन, कितने दिन है 10 दिन, तो 10 कितने बोरी घास, 10 बोरी घास, ये कार्य है तो नीचे कार्य आ गया 10 बोरी बराबर। तो बताओ 20 गाय, ये आदमी की जगह, M2 ये जीव ये है 20 इंटू बोरी कितनी दी है 20, तो कार्य ये, बोरी मतलब कार्य मानना है, इतने बोरी का काम, तो वो कार्य हुआ ना, तो W मतलब वर्ग कार्य, तो M1D1 बटा W1, अगर कार्य भी साथ में देता है तो बटे में W1 ले लेना है, बाकी कुछ नहीं है। 10 गाय, गाय की मतलब जीव है, मनुष्य की जगह रख दो तो 10 दिन, तो D की जगह दिन रख दिया। कितने बोरी घास खा रही, 10 बोरी घास, मतलब काम 10 बोरी कर रही है, तो काम जो भी है वो 10 लिख दो बराबर M2 20 गाय, बोरी काम है वो 20, दिन कितने लगेगा तो वो X, ठीक है, ले जाओ सबको उधर, X का मान आ जाएगा 10 इंटू 10, ये 20 भाग में गुणा में चला गया, 20 भाग में वो गुणा में चला गया, और ये 20 गुणा में वो भाग में आ गया बराबर X, 20 से 20 कट गया, 10 से 10 कट गया, तो वो X कितना आया, कितने दिन में खाएगी तो भैया 10 दिन में। कितने दिन में खाएगी बच्चों, 10 दिन में, ठीक है। और इसमें ये भी दे देता घंटे भी, तो M1D1H1 बटा W1 बराबर M2D2H2 बटा W2। ज्यादा माथाफोड़ी दिमाग नहीं लगाना है, जो दे रखा है वो इसमें लिख दो, ठीक है। तो काम दे देता है बटे में W1 ले लेते हैं, W1 W2, और इधर और घंटे भी दे दिया तो H1 भी ले लेते हैं, बस वही मान रखना है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा टाइप का सवाल है, नए टाइप का सवाल है, ये मैंने पहले कराया नहीं था, अभी ये पहली बार ही हुआ है। 11वां सवाल कह रहा है किसी संयुक्त परिवार में दादा दादी की औसत उम्र है 67 वर्ष, तो भैया कुल उम्र क्या हो जाएगी दादा दादी की, दादा दादी की कुल उम्र औसत 67 इंटू राष्ट्रीय संख्या, दादा और दादी 2 है, 7 दूनी 14, चौका हंस लगी 6 दूनी 12 ने 1 13, 134, समीकरण 1। माता पिता की जो औसत आयु है वो 35 वर्ष है, तो भैया माता पिता की कुल उम्र औसत 35 इंटू राष्ट्रीय संख्या 2, 35 दूना 70, और पोता पोती की औसत आयु 6 वर्ष है, तो पोता पोती
की कुल आयु, वही राशियों का योग बराबर क्या होता है, औसत इंटू राशियों की संख्या। 6 इंटू 2 12, ये समीकरण 3 हो गया। तो संपूर्ण परिवार की औसत आयु, तो भाई परिवार की औसत आयु क्या होगी, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। परिवार की औसत आयु, राशियों का योग करो, 134 प्लस 70 प्लस 12 बटे राशियों की संख्या कितनी है, 6। टोटल 6 जने, 2 दादा पोता, 2 माँ बाप, 2 पोता पोती, मतलब 2 दादा दादी, 2 माँ बाप, 2 पोता पोती, कुल मिला के 6 जने। जोड़ दो, 2 और 0 2, 2 और 4 6, 1 और 7 8, 8 और 3 11 और 1 हासिल लगी 1 1 रेख 2 16 बटे 6। 6 का भाग दिया इसमें 3 बार, 6 3 18, 21 में 18 घटाए पीछे रहा 3, 36, 36 में 6, 36 वर्ष औसत उम्र आ गई। आसान लेकिन अच्छा सवाल था। अब ये सवाल है, एक दुकानदार अपने माल को उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक पर अंकित मूल्य करता है, किंतु बिक्री के समय 10% की छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताएं। तो उसका लाभ प्रतिशत बताएं। ये तो बिल्कुल आसान सवाल है, मैंने आपको इसमें ट्रिक बताई थी भैया, ठीक है। इसका मान आप बताएं भैया, बिल्कुल आसान ट्रिक है। इसका मान बताएं बेटा, बिल्कुल आसान ट्रिक है, ये बताई हुई है बिल्कुल आप लोगों को, ठीक है ना। बिल्कुल सही जवाब 17%, बिल्कुल करेक्ट है बेटा। हमें क्या करना है, अंकित मूल्य में 30, क्रय मूल्य हमेशा कितना मानते हैं, 100। इस टाइप के सवालों में क्रय मूल्य हमेशा कितना मानते हैं, 100। अंकित मूल्य 30% अधिक, तो 100 प्लस 30 कितना हो गया, 130, इंटू छूट 10% कर रहा है, छूट मतलब कमी होता है, तो 90 बटा 100 माइनस 100 कर देना। ये ट्रिक याद रखनी। जितनी छूट है, छूट यहाँ 20, सॉरी माफ कीजिएगा, अंकित मूल्य जितना बढ़ा रहा है, मतलब क्रय मूल्य पे जितना बढ़ा के अंकित कर रहा है वो जोड़ दो। कहता है यहाँ 30% बढ़ाया हमने 130 लिया, कहता है 20% अधिक अंकित करता है तो 120, यहाँ 40% अधिक अंकित करता है तो 140 लेते। छूट 10% दी तो 90 लिया, 20% देता तो 80 लेता, क्यों छूट मतलब तो कमी कर रहे हैं। 70 देता बड़ा 30 देता, छूट 30% तो यहाँ 70 लेते, बस 0 से 0, 0 से 0, 13 नम 117 माइनस बराबर 17%। और प्लस में आया है लाभ, अगर ये -17 आता तो हम क्या कह देते, भैया हानि हुई है। अब ये सवाल, ये तो आसान सवाल है, ऑप्शन से भी कर सकते हो कि किस संख्या का 65%, 260 है भैया, 4 संख्याएं दे रखी है, इस सवाल को आप ऑप्शन से कर सकते हो। चारों संख्याओं का 65% निकालें, जिस संख्या का 65% आपका 260 आता है वही आपका आंसर होगा। और अगर यूं x मान के करें तो भी कर सकते हैं। संख्या को अगर x माना तो भैया उसका जो 65% है, अर्थात x का 65% है, वो बराबर कितना आना चाहिए, 260। भैया हमें संख्या पूछ रहा है तो संख्या को हमने क्या मान लिया, x किस संख्या का, संख्या पूछ रहा, संख्या x माना क्या, उसका 35%, x का 35%, सॉरी 65%, 260 है, x इंटू 65/100 बराबर 260। ले जाओ सबको उधर, x बराबर 260 इंटू 100 बटे 65। 65 का भाग दिया इसमें 4 बार, x आ गया 400। और ऑप्शन से करते तो मान लो एक ऑप्शन जो भी ए बी सी 400 होता तो हर एक का 65% निकालो, जैसे 400 का 65% निकालो, आप हर संख्या का 65% निकालो, वैसे 400 का 65% निकालोगे 260 आएगा, ये करेक्ट है। तो आप इसको x मान के भी कर सकते हैं, ऐसे ऑप्शन से भी आप लोग कर सकते हैं। दोनों तरीके हमने डिस्कस कर लिए।
अब ये सवाल है, अब भैया कह रहे अंडरूट 289 भाग अंडरूट x बराबर 1/5 है। तो बेटा ये भी ये पूरी भाग में, भाग को मैं बटे में लिख सकता हूं, अंडरूट 290 बटा अंडरूट x बराबर 1/5। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। भिन्न कहो चाहे भाग कहो चाहे अनुपात कहो, तीनों एक ही बात है। भाग मतलब बटा या बटा मतलब भाग ही होता है। मैंने इसको भिन्न रूप में भाग रूप में लिख दिया। अब अंडरूट जो है अपना 290 का वर्गमूल कितना आएगा 17 बटे अंडरूट x बराबर 1/5। अब भैया हम लोग वज्र गुणा कर लेंगे, अंडरूट x इंटू 1 बराबर 17 इंटू 5, रूट x बराबर 70.85, तो x आ जाएगा 85 का स्क्वायर, तो x हो जाएगा 85 गुणा 85। ठीक है, गुणा कर लो आप 85 को, फिर 5 25 5 8 लागी 2 8 45 2 42 इंटू 8 45 22 लाख 4 8 64 4 68 5 2 8 4 12 भी 8 लागी 1 7225। ठीक है, भाग में था बटे में लिख दिया, इसका वर्गमूल 17, वज्र गुणा किया, रूट x इंटू 1 बराबर 17 इंटू 5, रूट x बराबर 85 है, वर्गमूल हटाया तो वर्ग आ गया, x बराबर, ये क्या किया हमने यहां वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करना है, वर्ग करने पर क्या होता है भैया वर्गमूल हट जाता है, वर्ग वर्गमूल दोनों होते हैं तो दोनों कट जाते हैं, तो वर्गमूल हट गया x बराबर 85 स्क्वायर, 85 आ गई। अच्छा सवाल था, आसान लेकिन अच्छा ट्रिकी सवाल था। अब ये सवाल है, भैया घात यहां माइनस में है तो इसको उलट दोगे तो घात प्लस में आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 2 की घात 2। ऊपर से नीचे लाते हो चाहे नीचे से ऊपर ले जाते हो तो घात का चिन्ह चेंज होगा, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस है तो क्या हो जाएगा बच्चों प्लस। घात का चिन्ह सदैव बच्चों चेंज होता है, तो ये 2 की घात मतलब -2 है ये घात में, तो भैया इसको बदल दिया, अंश की जगह हर की जगह 2/1 मतलब वही 2 की घात 2, इसको बदला 3 की घात 2 इंटू ये 4 की घात 2, तो 2 की घात 2 4, 3 की घात 2 मतलब 9, 4 की घात 2 मतलब 16, 9 चौक 36 इंटू 16, 16.80 होल चौका चिन्ह छगो असला की 9 होल 48, 48 3 51 516, ये आपका आंसर। ठीक है, अब भैया रीजनिंग वाले सवाल करते हैं। इसमें अगला आंसर कौन सा आएगा ये बता रहा है, पूछ रहा है। भैया ये जो है ये यहां आया है, ठीक है ना, फिर ये यहां आया है, मतलब यहां से यहां आया है, फिर यहां से यहां, इतना चलता आधा चलता है, मतलब 45 डिग्री चल रहा है। कायदे से देखो 90 चलना तो पूरा आ जाता है, ये 45 चल रहा है, तो भैया ये यहां से पूरा यहां नहीं जाएगा, ये लगभग इसमें क्या होगा, ये यहां से यहां नहीं जाएगा, ये यहां आएगा लगभग, और जो प्लस है प्लस पहली बात तो ये ऑप्शन कौन सा है वो देख लो आप, तो हमें वैसे ही पता चल रहा है सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, क्योंकि इसी में ही होगा। अब ये प्रश्न, किसी भिन्न असमान आकृति का पता लगाइए। भैया ये असमान आकृति, बाकी तीनों आकृतियां तो काट रही है एक दूसरे को, आप देखें ये यहां काट रही है एक दूसरे को, ये भी यहां काट रही है, ये भी यहां काट रही है, इसमें कोई काट नहीं रही है, तो असमान आकृति ये हुई। अब इसमें ये जो सवाल है, इसमें हमें ये तबला वादक और गायक इससे मतलब नहीं है। तबला वादक मतलब षटभुज, 6 भुजाओं वाली जो आकृति में वो तबला वादक है। ऐसा जो तबला वादक हो मतलब इसमें हो षटभुज में,
गिटार वादक मतलब वो त्रिभुज में हो, गायक मतलब वो वर्ग में भी हो, जो तीनों में हो, जो तीनों में हो, कह रहा है ना, जो तबला वादक भी हो मतलब इसमें हो, गायक मतलब ये चतुर्भुज में भी हो, गिटार वादक मतलब त्रिभुज में भी हो। छह भुजा, षष्ठभुज, चतुर्भुज और त्रिभुज तीनों में होना चाहिए। क्यों तीनों कह रहा है? तो तीनों में तो कौन सी आकृति बच्चों? ये 7। तो आंसर कितना आ जाएगा? 7। जो वर्णमाला डिक्शनरी वाला शब्द दिया ही नहीं है, वो लास्ट में करते हैं। पहले ये सवाल कर लेते हैं। संख्या है 6, 18, 42, 78। इसमें कितना जोड़ा? 12। इसमें जोड़ रहा है ये 24। ठीक है, पहले 12 जोड़ा फिर 24 जोड़ा। इसमें जोड़ दिया 36, इसमें जोड़ दिया इसने 48। भैया 12 का पारा जोड़ रहा है, अब 12 तो 126 में अब हम क्या जोड़ देंगे? 60। ये कितना आ जाएगा? 186। ठीक है। अब जो डिक्शनरी वाला शब्द है, निम्नलिखित शब्दों को वर्णमाला के अनुसार सजाने पर सबसे अंत में शब्द कौन सा है? इसमें ऑप्शन दिया नहीं है, तो मैं कोई नया टाइप का सवाल समझा देता हूं। ठीक है, ऑप्शन दिया नहीं है इसलिए। ठीक है, केवल मुझे प्रश्न ही दिया हुआ था, तो ऑप्शन मुझे दिया हुआ नहीं है, तो मैं 4 नए शब्द लेके आपको समझा देता हूं। COW मान लो, काउ। नया एक इस उदाहरण को समझ लें। ऑप्शन दिया नहीं है तो मैं सीधे कोई दूसरा उदाहरण ले रहा हूं। कैट, कार, काउ, कैट, कार, कॉस्ट। ये 4 शब्द है। तो भैया पहले वर्ण से तो अंतर नहीं हो सकता। इसमें भी सी है, इसमें भी सी है, इसमें भी सी है और इसमें भी सी है। इसके हिसाब से आप नहीं बता सकते प्रथम कौन सा, द्वितीय कौन सा, तृतीय कौन सा, चतुर्थ कौन सा। मैं ये दूसरा उदाहरण लेके बता रहा हूं। अब दूसरा वर्ण लो, इसमें ओ है, इसमें दूसरा वर्ण ए है, इसमें दूसरा वर्ण ए है, इसमें दूसरा वर्ण ओ है। तो भैया ओ ए ओ है, तो इसमें पहले नंबर पे कौन आएंगे? पहले 2 नंबर पे ए और ए आएंगे। इसमें फिर तीसरा देखो, इसमें अब ये दोनों हैं, ये पहले और दूसरे पे ये आएंगे, क्योंकि दोनों में क्या है? ए। और इसमें दूसरा अक्षर दोनों में क्या है? ओ। उन दोनों में दूसरा अक्षर ओ है, इसमें दूसरा अक्षर दोनों में ए है। तो अब इन दोनों में से पहला और दूसरा आएगा। उसमें से पहला कौन आएगा? ये टी है, ये आर है। तो पहले कौन आता है? तीसरा वर्ण देखो, ये टी है, ये आर है। तो पहले नंबर ये आएगा बच्चों, फिर आर के बाद टी वाला, ये दूसरा, पहला दूसरा इनमें से आना है, क्योंकि दोनों ए है, बाकी तो ओ है, तो पहला दूसरा इनमें से। तो अब तीसरा वर्ण देखा, इसमें टी, इसमें आर वाला पहले, टी वाला बाद में दूसरे नंबर। अब तीसरा और चौथा इनमें से ओ है। अब तीसरा वर्ण इसमें देखो डब्ल्यू है, इसमें तीसरा वर्ण है, तो तीसरे नंबर कॉस्ट, चौथे नंबर काउ। अगर ये सवाल होता तो इसका आंसर ये होता। मुझे वो ऑप्शन नहीं पता, तो मैंने ये दूसरा सवाल करा दिया आपको। ठीक है, इस प्रकार अपना जो टेस्ट पेपर है कल का वो हमने हल कर दिया। 15 मिनट का ब्रेक है बच्चों, 10-15 मिनट का। उसके बाद आपका जो जीके और साइंस का जो टेस्ट पेपर, हालांकि आंसर की आपके ऐप में दे रखी थी, टेस्ट जब दिया तब आपने, लेकिन बेटा उन सवालों से संबंधित जिसकी भी चर्चा चलेगी उस सवालों से संबंधित 5-5, 10-10 पॉइंट आपको और बताएंगे, ताकि आपका इस टेस्ट पेपर सॉल्यूशन के बहाने आपका रिवीजन हो सके। समझ रहे हैं बात को? और कुछ चीजें आपको पूछी जाएगी। ठीक है, धन्यवाद।